बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पीएसएल सीजन 8 के 17 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। ग्राउंड बदला, टीम में कुछ चेहरे बदले, लेकिन अगर जो नई चीज बदली तो कराची की किस्मत नहीं बदली। कराची ने कल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। स्टार्ट बहुत अच्छा दिया मोहम्मद आमिर की सूरत में। मोहम्मद आमिर ने कमबैक किया, डाउन इंजरी की वजह से पिछले 2 मैचेस बाहर थे। कमबैक किया और आउट क्लास कर दिया। टॉप ऑर्डर जो है वो तबाह कर दिया पेशावर जलमी का। लेकिन उसके बाद एक नया चेहरा सामने आया हसीबुल्लाह की शक्ल में, और उसने एकदम से मैच का पासा पलट दिया। और जो टेकेसी हैं, उन्होंने पहले भी कराची के खिलाफ ही परफॉर्म किया था, आज दोबारा से कल के मैच में कराची के खिलाफ ही परफॉर्म किया है। स्कोर कार्ड पर पहले नजर मार लेते हैं। 197 रन बनाए पेशावर जलमी ने। स्टार्ट में 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 3 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप्स लगी। 3 खिलाड़ियों ने बीच में 50 प्लस स्कोर किया, जिसमें टेकेसी है, हसीबुल्लाह है, रोमन पावल हैं, और इस तरह से 197 5 खिलाड़ी आउट। कराची किंग्स के जो कप्तान हैं, इंडिविजुअली तो वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। 57 रन की दोबारा से कल उन्होंने इनिंग्स खेली है। मैथ्यू वेड ने भी 53 रन बनाए हैं। 173 पर जनाब जो कराची की टीम है वो हिम्मत हार गई। और मैन ऑफ द मैच की अगर बात की जाए तो वो रोमन पावल ही होंगे। बिल्कुल 64 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने 34 गेंदों पर, जिसमें अच्छे शानदार छक्के भी शामिल है और 4 चौके हैं। स्ट्राइक रेट उनका 188। स्टार्ट अच्छा मिल गया कराची को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे इख्तिताम अच्छा नहीं कर सके और बाद में हर बॉलर को मार पड़ी है। मजीद जान लेते हैं। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। वेलकम टू द शो भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह हमजा। आमिर का कमबैक तो अच्छा हो गया, स्टार्ट भी अच्छा दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही कराची का स्टार्ट अच्छा हुआ। अगर आप बॉलिंग देखें तो 2 रन पे 3 प्लेयर्स आउट किए आमिर ने, और बैटिंग देखें तो वेड और एडम रॉसिंगटन जो हैं वो 40 रन थे 4 ओवर्स में, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी। तो दोनों तरफ जो था स्टार्ट बड़ा अच्छा था, लेकिन लेटर ऑन ना कराची की बॉलिंग कैपिटलाइज कर सकी, ना कराची की बैटिंग कैपिटलाइज कर सकी अपने अर्ली स्टार्ट्स के ऊपर। और जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, आई थिंक हसीबुल्लाह ने बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज किया सबको। हसीबुल्लाह की बैकग्राउंड में बताते चलूँ कि ये बलोचिस्तान पशीन से इनका ताल्लुक है, और पिछले 2-3 सालों में इन्होंने मेरा ख्याल है 6 या 7 हंड्रेड्स किए हैं डोमेस्टिक वनडे कंपटीशन। अच्छा। और ये ओपनर हैं और विकेट कीपर हैं। सही। ही इज़ एन ओपनर इन वनडे क्रिकेट। और ये वनडे क्रिकेट में अगर आप 100 पे 100 करते हैं और उसके बाद 50 ओवर कीपिंग करते हैं, तो ये बताता है कि आप खासे फिट हैं, क्योंकि आप 50 ओवर कीपिंग भी करते हैं और 100 रन की इनिंग भी खेलते हैं। और ये ऐसा प्लेयर है कि जो स्लॉग ही नहीं सिर्फ करता, प्रॉपर क्रिकेट भी खेलता है। अगर कल इसके शॉट्स लोगों ने देखे हैं तो उन्हें पता चला होगा कि कितनी उसके पास एक शॉट्स की रेंज जो है वो बड़ी डिसेंट है। सिंगल्स भी अच्छे करते हैं, टेक्निकली भी डिसेंट है। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए इनकी सूरत में गुड न्यूज़ है। इसलिए कहते हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको अपफ्रंट चांस देना चाहिए। और सब एक चीज़ नोट की आपने, जितने भी यंगस्टर जिनका डेब्यू हुआ है पीएसएल में, सारी अटैकिंग। आप ताहिर बेग आए लाहौर से, उन्होंने भी आते ही बताया कि भाई मैं प्रॉपर क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ। हसीबुल्लाह भी हमने देखा, उससे पहले कराची की तरफ से तैयब ताहिर जिस तरह से आए, तो ये इतना कॉन्फिडेंस डेब्यू पर, वही क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं उसी से बिल्ड होता है। सबके सब ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और वनडे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो जब भी आपका ट्रांजिशन बड़ी क्रिकेट से छोटे की तरफ होगा, आपके लिए आसानी होगी। हाँ, छोटे से ज्यादा लंबा खेलना, छोटे से बड़े की तरफ जाना मुश्किल है, बड़े से छोटे की तरफ आना बहुत बेटर रहता है प्लेयर्स के लिए। बड़ी इजी वो होती है ट्रांजिशन। और आई थिंक कि वो अब शो हो रहा है। अब आपके सामने उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। अब ये खाली बातें नहीं है। आप तैयब ताहिर को देख लें, वनडे सीजन के जो है वो 2 साल से टॉप रन गेटर हैं। हसीबुल्लाह टॉप 3 में है। आपके सैम अयूब जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सारा कुछ खेलते आ रहे हैं, अच्छा खेलते आ रहे हैं। इसी तरह जो आपका अभी हुरैरा को चांस नहीं मिला, बिल्कुल 2 दफ़ा 1000 रन उन्होंने किए हैं उसके अंदर, डोमेस्टिक के अंदर। सो जितने भी लड़के पूरा प्रॉपर सीजन फुल खेलते हैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और जो लड़कों का फोकस एंटायरली T20 क्रिकेट के ऊपर है उनका रिजल्ट भी सामने रख लें, और T20 के अंदर उनका टेस्ट भी सिर्फ T20 का देख लें कि किसका रिजल्ट बेटर आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक यंगस्टर को कौन सी स्टेज से किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो हारिस पर हमने बात करनी है, लेकिन पहले किस तरह से हारिस आउट हुए हैं। ओवरऑल भी आमिर की 4 विकेटें देख लेते हैं। 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें हारिस का आउट भी आ जाएगा और बाबर का भी आ जाएगा। इस पर बात करना जरूरी। जरा आमिर का अगर हम स्पेल दिखा सकें।
तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी अब मोहम्मद आमिर की, और क्या देख रहे हैं, कल ही बात कर रहे थे हारिस पे, गलती से मैंने कह दिया कि जेन्युइन ओपनर है और आपने फौरी कहा कि नहीं, नॉट अ जेन्युइन ओपनर, और वो मुसलसल पिछले 2 मैचेस से ऐसा पता चल रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हमजा, जब भी बॉल स्विंग होगा, जिस बंदे की भी टेक्निक में थोड़ा सा झोल है वो एक्सपोज होगी। सही। और अच्छों को स्विंगिंग बॉल प्रॉब्लम कर देता है। दूसरे एंड पे तो दुनिया के टॉप प्लेयर खेल रहे हैं ना, बाबर आजम, तो दोनों दफा जब बॉल स्विंग हुआ है वो भी उसके ऊपर फंसे, आउट हुए हैं। लेकिन एक प्रॉपर बैट्समैन का फिर निकलने का चांस होता है, यानी कि वो हर मैच में ऐसा नहीं होगा वो आगे आके रन कर लेगा, लेकिन एक स्लॉगर के लिए जो मुश्किलात हैं वो कंटिन्यूस रहती हैं। और यहाँ पर आपको हारिस की सूरत में भी एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के लिए फ्यूचर का नजर आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी परफॉर्मेंस है, और जो मोर देन अ स्लॉगर है, जो कि बैट्समैन है, लगता है खेलता हुआ कि अच्छा प्लेयर खेल रहा है, मच स्ट्रॉन्गर, बड़े बड़े छक्के भी लगाए उसने, और 170 के स्ट्राइक रेट पे उसने डेब्यू पे 50 रन किए हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्लो टैलेंट का नजर आया है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आया है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके उसने अपने आप को दिखाया है सबको। और चलें, अब जो आप कह रहे थे वो भी बात कर लेते हैं कि इन स्विंग, आपने कहा कि शाहीन की बॉल में भी इन स्विंग हुई थी, उस पर फंसे थे, और ये आमिर की भी। तो देखिए, कोई भी लेफ्ट आर्मर जिसका बॉल राइट हैंडर्स को अंदर आता है अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल इज अ डेंजरस कस्टमर। ये अब से नहीं, वसीम भाई का दौर और उससे पहले जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स थे, वो जिसका भी बॉल अच्छा इन स्विंग होता था वो राइट हैंडर्स को मसला करते हैं। तो आई थिंक के लाइकवाइज आमिर तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स हैं इस बॉलिंग के, और आज से कुछ अर्सा पहले तो उनका बहुत शार्प स्विंग होता था। अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने दोबारा अपना पेस बैरियर जो है ना उसको बढ़ाया है, जो कि 130s में आ गया था, वो ओकेजनली 140 को टच कर रहे हैं, और द मोमेंट वो 140 को टच करते हैं तो वही बॉल जो बैट में लगता है वो पैड में लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा कपल ऑफ यार्ड्स उनकी पेस में ऐड होता है और वो जो लेट स्विंग होता है, यही तो शाहीन करते हैं। वो नया बॉल फुल करते हैं बैट्समैन वहाँ पर, हालांकि पता भी है कि अंदर ही आना है, फिर भी उस पर प्रॉब्लम होती है। सो इट्स अ डिफिकल्ट एंगल टू नेगोशिएट, और आई थिंक के हुआ है अब 2 दफ़ा इन्हीं के साथ हो गया, पहले ओवर में ही दोनों मैचेस में कंसेक्यूटिवली आउट हो गए। बाबर पर किसी किस्म का प्रेशर देख रहे हैं आप? उनकी जो कि परफॉर्मेंस है वो बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं ऑन फील्ड भी है, तो सही। देखे, आप लाख डिनाई करें, आप कहें नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपके फील्ड से रिलेटेड और आपकी आउटपुट से रिलेटेड अननेसेसरी नॉइज़ क्रिएट होती है अनवांटेड किस्म की, और स्पेशली जब आप बहुत बड़े परफॉर्मर हो और उसके बावजूद जब कंसिस्टेंटली आप तनकीद का सामना करें, तो ऐन मुमकिन है कि आपके ऊपर प्रेशर आए और आपका जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर खलल पैदा हो, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो, और इतना ही चाहिए होता है एक बैट्समैन को खराब करने के लिए, इससे ज़्यादा की तो कोई ज़रूरत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटर्स खुद से, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बातों के ऊपर बाबर को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो एट दिस प्रेसाइज मोमेंट बनता नहीं कहना, और उनसे वो तवक्कुआत की जा रही हैं कि जो उनसे नहीं बनती, यानी कि अब बाबर आजम जो है वो मेसी से अच्छे गोल करें, वो माइकल फेल्प्स से अच्छा स्विमर बन जाए, वो यूसेन बोल्ट से तेज़ भागे, उनसे ऐसे तकाजे हो रहे हैं तो भाई उनके अलावा भी 10 प्लेयर खेलते हैं जिन्होंने अंडे से सर नहीं निकाल रहे कितने अरसे से, उनके बारे में आप कुछ नहीं करते। ठीक है, आप कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने रोल को सही तरह नहीं निभा रहे, उन पे आप इस तरह की कड़ी तनकीद नहीं सुनते हैं तो सिर्फ बाबर। साइम अयूब पे भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? ये भी एक आधी इनिंग्स अच्छी खेल के उसके बाद फिर ये जो खुद है वो खुद स्पॉटलाइट से बाहर चलते जा रहे हैं, एक दफ़ा हाईलाइट हुए हैं लेकिन फिर आई थिंक के वही चीज़ है कि टू मैनी शॉट्स टू अर्ली, और विद एक्सपीरियंस आई एम श्योर कि उन्हें आइडिया होगा कि किस तरह अपनी गेम को चलाना इस तरह से है कि अंदर भी रहना है और रन्स भी करने हैं। देखिए, शॉट्स उनके पास सारे हैं, और जहाँ पे ये एक ब्लेसिंग है वहीं पर एक इम्तिहान भी होता है इसमें, क्योंकि जब आप बहुत स्किलफुल होते हैं, आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो पिक एंड चूज़ बड़ी ज़रूरी है। शॉट सिलेक्शन के ऊपर आप कभी नहीं सुनेंगे पाकिस्तान की कॉमेंट्री में बात हुई हो, क्योंकि माशाल्लाह तमाम तकरीबन तो एंटरटेनर्स हैं वहाँ पर। तो जब शॉट सिलेक्शन पे प्रिसाइज गुफ्तगू होगी तो आपको पता चलेगा कि शॉट सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। अगर आपके बहुत सारे शॉट्स हैं तो ये नहीं होता कि आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आके हर शॉट ऑन कर दें। यू हैव टू पिक एंड चूज़, बॉलिंग क्या है, पिच क्या है, फील्डिंग क्या खड़ी है, कहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, कहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता। टांग पे बॉल था, स्लोअर वन था, वॉजंट अ ग्रेट डिलीवरी, बस उन्होंने मार दिया। अब वो स्लो बॉल को छक्के के लिए कैरी करने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है, फास्ट बॉल तो टाइमिंग से चला जाता है, तो वो कैच हो गया।
ठीक है जी, आगे जो 3 बैटर हैं उन्होंने ही मैच की सूरत हाल जो है वो बदल दी। कहाँ 2 पर 3 आउट थे और उसके बाद टॉम कॉलर, हसीबुल्ला और रोमन पावल। टॉम कॉलर ने पहला मैच भी पीएसएल का दूसरा मैच था कराची के पेशावर ये वर्सेस था, 96 रन बनाए थे और कल के मैच में भी 56 रन की इनिंग्स खेली है। अब यही बाबर करता है काम, उसने 75 किया था 40 समथिंग बॉलों में। हाँ जी। तो उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि आखिरी 20 बॉलों में बाउंड्री को नहीं लगी क्योंकि 5 आउट हो गए थे उनके सामने से। हाँ जी। यहाँ पे 3 आउट थे, कैडमोर ने आके क्या किया, बिल्कुल, और हर बंदा कल उसकी इनिंग की तारीफ कर रहा था। बल्कि कमेंट्री में पाकिस्तान की एक वुमेन्स क्रिकेटर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कैडमोर को चाहिए कि अब आराम से खेले और बाकी इसके इर्द गिर्द स्कोरिंग को पुश करें, क्योंकि इसके बाद अब प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। सो यही रोल जब बाबर ने प्ले किया था तो उसके लिए हमारे लोगों के और व्यूज थे। जब वही काम कैडमोर ने किया है तो हम उसको प्रेज कर रहे हैं। और आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हसीबुल्ला प्लेड अ ग्रेट हैंड। रोमन पावल इज नोन फॉर दिस, वो बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, बहुत बड़ी बड़ी हिट मारते हैं और कल उन्होंने मारी है 190 के स्ट्राइक रेट से। जरा देख लेते हैं जरा जी, देखने से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, काली आंधी कहा जाता है इन्हें और बाकी क्या शानदार इनिंग्स खेली है उन्होंने। दिखाइए जरा रोमन पावल की इनिंग। जनाब ये वो इनिंग्स थी, बट सब इसे तो हम स्लोगिंग नहीं कह सकते ना। नहीं, ऑब्वियसली इसमें आंसर तो है वो वाला, बट द मैन इज नोन फॉर दैट। आप उनकी स्ट्रेंथ देखें ना, ही इज बिल्ट फॉर दिस। ये मतलब ये आम प्लेयर का छक्का जल्दी नीचे आ जाता है, इनका तो बड़ा टाइम लेके नीचे आ रहा है। ये तो इतनी जोर से हिट मारे हैं कि इंतजार करना पड़ता है कि नीचे कब आएगा। और जो ये फ्लैट मारे हैं वो तो फ्लैट ही छक्के हो गए, यानी कि वो रॉकेट सिक्सेस हुए हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव। यू नो, काफ़ी टीमें ऐसी हैं जिसमें इस तरह की हिट कोई मारने वाला प्लेयर नहीं। ये बॉलिंग में अगर बात कर ली जाए कराची की, आकिफ जावेद जो है प्रेशर में आ गए क्योंकि 4 ओवर 58 रन और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। कल मेरा ख्याल सिर्फ आमिर के अलावा बाकी नाकाम ही रहे। देखिए 5 तो विकेटें गिरी हैं टोटल, हाँ, 4 उसमें से 4 आमिर की, और आमिर ने 3 तो पहले 2 ओवर्स में ले ली थी। तो उसके बाद पूरे के पूरे जो 18 बाकी 17-18 ओवर है उसमें 2 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं और वो भी एक शमसी ने किया। और आप देखें कल हम बात कर रहे थे कि शमसी को विकेट नहीं देनी, ज़ल्मी ने क्या किया, शमसी को उन्होंने अटैक नहीं किया, 4 में 25 दिया बस। तो ज़ल्मी को निगोशिएट कर गए हैं और बाकियों को उन्होंने फड़काया है और बनता भी था, क्योंकि ये जो बॉलिंग है आफ्टर मोहम्मद आमिर, इस बॉलिंग में कोई नहीं है। हाँ, एक कह लेना कि मैच विनिंग बॉलर, विकेट आउटराइट विकेट टेकर इस बॉलिंग में कोई भी नहीं है शमसी और आमिर के अलावा। देन आप बाकी ऑलराउंडर ही हैं और वो भी ऐसे हैं कि एक दफ़ा उन्हें अगर मार पड़ जाए तो उनका कमबैक करना मुश्किल हो जाता है। सो कराची की जो टीम है, बात फिर वही है। बैटिंग देख लें आप, वेड जो है उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो हर मैच में 45 गेंदे खेलता है 50 कर देता है, 47 गेंदे खेलता है 48 कर देता है। कल भी 41 में 53 किया, लेकिन क्योंकि वेड है इसलिए कोई बात नहीं करेगा। वॉशिंगटन का पहला मैच था कल और फिर तैयब कल नहीं चल सके, आउट हो गए। इरफान खान न्याजी अभी तक तमाम के तमाम मैचेस खेले हैं, किसी भी मैच में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। ठीक है जी। और इमर्जिंग कैटेगरी से हैं। कासिम अकरम को मेरा ख्याल कराची यूज़ कर सकती है, वो खासे टैलेंटेड हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी आउटस्टैंडिंग है। फील्डर वैसे इरफान खान न्याजी भी बहुत अच्छे फील्डर, बहुत शानदार कैचेज इन्होंने किए हैं, लेकिन बैटिंग में इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। शोएब मलिक हाथ से बैट निकला, बाउंसर किया, अच्छा बाउंसर किया आमिर जमाल ने, और इमाद वसीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग उनकी शानदार चल रही है, 30 बॉलों में 57, बट कोई ऊपर नीचे उनके कोई साथ नहीं दे पा रहा। बेन कटिंग से भी अगर आप देखें, आमिर यामीन ऑलराउंडर है बट नथिंग ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, ये एक ओवरव्यू तो हमने ले लिया, इस पर डिटेल में बात करते हैं इंडिविजुअली जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है कराची की टीम में, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब ये परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स की, क्योंकि 198 रन्स वो चेस करने जा रहे थे, लेकिन कुछ जल्दबाजी में नजर आए। सिवाय मैथ्यू वेड के और कैप्टन जो है इमाद वसीम, उसके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो खातिर खा कारकर्दगी दिखा सका हो। अब बट सब क्या देख रहे हैं, अजमतुल्लाह उमर जई अफगानी पेसर शामिल किए और उन्होंने आते ही मेरा ख्याल कंफ्यूज सा कर दिया कराची के बैटर्स को। आई थिंक उन्होंने अच्छे स्लोअर बाउंसर किए हैं। तैयब ताहिर की अगर विकेट देखें, अगर बैन कटिंग की विकेट देखें, तो दोनों बॉल ऐसे थे कि जो अगर जज कर लिए जाते तो उन पर बड़ी हिट लग सकती थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज शायद पहले नहीं देखा, पहले नहीं खेले, तो वो जज नहीं कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आमिर जमाल और उमर जई को लेकर के इन दोनों के दरमियान 6 विकेट्स गिरे हैं।
इनकी स्पेल्स में। 28 रन दिए के उमर जई ने और 43 रन दे के 3 विकेटें। तो जो भी टीम मिडल ऑफ द इनिंग्स में रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर विकेटें लेती रहेगी, उसके खिलाफ बड़ा स्कोर करना या चेस करना या सेटअप करना दोनों मुश्किल होंगे। और आई थिंक कि ये कराची बैटिंग की इंस्टेबिलिटी की वजह भी यही दोनों बने हैं, वो विकेट्स जो है ना रेगुलरली लेते रहे हैं ये। और आई थिंक के कराची आई एम श्योर मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि जब बॉलिंग स्टार्ट की तो पहले 2 ओवर्स में लगा कि भाई आज तो मैच, आज तो हमारा दिन है। जब बैटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम हम चेस तो कर जाएंगे। लेकिन दोनों चीज़ें नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड थी, और अनफॉर्चुनेटली फॉर देम आई थिंक अब उनके चांसेस आगे जाने के काफ़ी स्लिम हो गए। सही जी, ये चलें, फिर भी कुछ उम्मीदें बहाल हैं। अब दूसरे मैच पर जी बात कर ली जाए। आज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर मैच होना है कजाफी स्टेडियम लाहौर में। 7 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। कोयटा के लिए ये मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है, और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर जो है वो टेबल के टॉप पर रहने के लिए ही उसको 2 कंसेक्टिव फतुहात के साथ साथ अब ये तीसरा मैच भी जीतना होगा, जिसकी वजह से वो अपेरेंटली डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर कलंदर की टीम को कोई तब्दीली की ज़रूरत है, ये मेरा ख्याल है। मजीद बादशाह से पूछ लेते हैं, सलमान साहब, कॉम्बिनेशन तब्दील करने की ज़रूरत है लाहौर को, या मेरा ख्याल है कि दे हैव एवरीथिंग। एक बेहतरीन लेग स्पिनर, एक ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, डेविड वीजे में एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग, 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स, हारिस रऊफ, शाहीन और जो जमान है, और अब्दुल्ला शफीक वापस आए। कामरान गुलाम थोड़ा आउट ऑफ टच थे, अब्दुल्ला शफीक ने शानदार 2 इनिंग्स खेली। फखर जमान आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, ताहिर बेग डिसेंट खेल रहे हैं, नए लड़के लेकिन हैं, 2 मैचेस में उस तरह से नहीं कर पाए। उस तरह से नहीं किया, लेकिन 20-25 वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ फिर अगर आप मिडिल में आ जाएं और उनको देखें तो आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना उनका एंड तक बैटिंग। हुसैन तलत बीच में उन्होंने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली, एक इनिंग में वो जल्दी आउट हुए, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी तरफ से भी टॉप परफॉर्मेंस ही चल रही है। और वो भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो ओवर्स करने की सलाहियत रखते हैं। तो लाहौर की टीम ऐसी है कि वो पूरी की पूरी जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल टैलेंट है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो और फिर बीच में सैम बिलिंग है, वो बहुत शानदार खेल रहे हैं। उनकी फॉर्म आप 2 मैचेस में देखें तो ये लाहौर इस टाइम जो है ना वो ऑल गन्स ब्लेजिंग। बिल्कुल जी। अगर और दूसरी तरफ कोयटा है, हु नीड ऑल देयर गन्स टू ब्लेज। वो वहाँ पर एक कह लें कि कोयटा ग्लेडिएटर का जो है ये पॉइंट्स टेबल वो बिल्कुल रेसिप्रोकल है, अदर साइड है लाहौर की, कि इधर 4 विन्स हैं तो उधर 4 लॉसेज हैं, उधर 1 विन है तो उधर 1 लॉस है, और जो रन रेट है +1.4 है उधर -1.9 है। सो आई थिंक कोयटा नीड टू विन एंड विन बिग, बिल्कुल, टू स्टे इन द हंट। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इनका तो जनाब 14 दफ़ा हेड टू हेड, अगर 14 दफ़ा लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर मैच हुआ, जिसमें 8 में लाहौर कलंदर और 6 में कोयटा फतेहयाब हुआ है। कोयटा को एक और मसला यह है कि जसन रॉय भी चले गए हैं, अब सिर्फ तमाम तर मार्टिन गप्टिल पर हैं। मार्टिन गप्टिल जो कि अभी तक उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ, तो इन कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे। देखिए, आई थिंक दे हैवंट प्लेड स्मार्ट क्रिकेट, और व्हेन आई से स्मार्ट क्रिकेट तो इसका मतलब है कि इनके टैक्टिक्स जो हैं वो जो भी अप्लाई करें हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकता है। अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें तो इफ्तिखार इनके बेस्ट इनफॉर्म प्लेयर थे जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। एक दफ़ा इन्होंने हर एक को, सरफराज ऊपर आ गए, उमर अकमर ऊपर आ गए, नीचे से और बंदा ऊपर आ गया, नहीं दी इन्होंने बारी किसी को सही जगह पे, तो इफ्तिखार को नहीं दी। तो जब आप अपने इनफॉर्म प्लेयर्स का सही इस्तेमाल नहीं करते और उसका भी आप नुकसान करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को डेंट करते हैं, और फिर आप अपनी टीम को एक्सपोज कराते हैं उन प्लेयर्स को आगे ला के जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। बिल्कुल। तो आई थिंक कोयटा हैज गॉट इट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स। मेरा ख्याल कोयटा के पास बेंच स्ट्रेंथ भी उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ओडियन स्मिथ को मुसलसल मार पड़ती चली आ रही है, और वो पहले मैच से अभी तक वो खेल रहे हैं, और उस तरह से कोई उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। मेरा ख्याल इनके पास कोई बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हसनैन और नसीम, देखिए हसनैन और नसीम अच्छी बॉलिंग करते हैं, और लेकिन सिवाय इन दोनों के बाकी तरफ से तो जवाब ही है कोयटा को फिलहाल। और आई थिंक कोयटा की जो टीम है ऑन कार्ड वो ऐसी टीम नहीं लगती, जो उनका रिजल्ट है ऑन पेपर वो फिर भी एक डिसेंट साइड लगती है। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, जब आप मैच परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उनकी आउटपुट डेफिनेटली वो नहीं है। और जब से ये टीम जो है वो PSL पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है दुबई से, इनकी परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक डिप आया।
ये सबसे ऊपर होते थे विन परसेंटेज बिल्कुल। में, और इस टाइम ये सबसे नीचे हैं पिछले 2-3 सालों से। और आए तो वापस अपने मुल्क में, बट दे हैवंट गॉट इट राइट इवन वंस। और कप्तानी पे कोई बात करेंगे सरफराज की, क्योंकि देखिए पहले सीजन से लेके अभी तक सरफराज को ही उन्होंने कहा कि भाई जो हैं आप हैं। तो ठीक है, फिर जो हो रहा है फिर वो आप शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने नदीम उमर साहब से कहा था कि इस सीजन में सरफराज को एज प्लेयर खिलाएं, कप्तानी किसी और को दें। तो इस टीम में कोई और नजर आ रहा है जो कप्तानी के फराइज अंजाम दे सकेगा इस स्क्वाड में? देखिए व्हेन यू लुक फॉर समथिंग तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अर्सा पहले वो ऐलान कर चुके हैं ना कि ये तो जब तक है खेल रहे हैं 10 साल तक कप्तान अनाउंस किया हुआ है। सो वो भी एक अनोखी मिसाल है, मतलब फोर्सिंग कोई इतना भी विजनरी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। बहरहाल उनकी चाहत है सरफराज के लिए, आई थिंक वो उनके लिए उनकी क्लब से खेलते हैं, बचपन से उनके साथ अटैच हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं, बट दिस इज़ प्रोफेशनल क्रिकेट। और इसके अंदर अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो यू अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड टू मेक द नेसेसरी डिसीजंस, जिसके अंदर आप देखते हैं कि ज़रूरी क्या है टीम की सेहत के लिए, उसकी आउटपुट के लिए, उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए क्या चेंजेस की ज़रूरत है। सो आई थिंक इट्स अप टू देम। लोग तज्जिए करते रहेंगे, वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो उनके बारे में अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन अगर वो अपने डिसीजंस के साथ फर्म हैं तो चल रहा है जो चल रहा है, फिर हार रहे हैं नीचे हैं। में मेरा ख्याल उमर गुल जो है बॉलिंग मेंटोर इनके हैं, नसीम शाह लास्ट मैच में उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी, सिर्फ जोर लगाकर काम ले रहे थे। जब आज़म खान पटाई कर रहे थे तो कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था, उस जगह पर स्मार्ट बॉलिंग बतानी चाहिए उमर गुल। देखिए यॉर्कर्स करने चाहिए, यही देखिए आजम खान बहुत शानदार खेले, बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, लेकिन आजम खान को कितने अच्छे बॉल किए इन्होंने। जब इसी टूर्नामेंट के अंदर एहसान के सामने आजम आए तो वो तेज यॉर्कर्स कर रहे थे और उन्होंने आजम से हिट नहीं खाई, जबकि नसीम और जो है स्पेशली हसनैन ये उनको स्लोअर वंस कर रहे थे। इनको पता आसिफ अली को बाउंसर पे प्रॉब्लम होती है, वो आसिफ अली को स्लो बॉल पे 3 छक्के खा लिए। तो अब ये तो सिंपल गेम अवेयरनेस है ना, तो कौन बताएगा उन्हें? जिस टीम वो कैंप भी इकट्ठे करते हैं, वो मैच भी इकट्ठे खेलते हैं, उनकी आंखों के सामने सबके रिजल्ट है पिछले 4-4 साल के। अगर फिर भी आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने कलीग को कहाँ पर जो है उससे मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको सिवाय अपने आप को ब्लेम करने के यू हैव नथिंग टू डू। सेम जो है हारिस रऊफ के साथ भी चल रहा है, वो भी सिर्फ पेस पे ही रिलाई कर रहे हैं। अल्लाह करे वो पेस पे रिलाई करें। अच्छा। वो बहुत ज्यादा स्लोअर वन पे रिलाई करना शुरू हो गए हैं। आजम खान को जो लास्ट आउट किया एलबीडब्ल्यू, उनका अच्छा स्लोअर वन है, डिसेप्टिव है, लेकिन जब आप उसको टू फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो फिर लोगों को उसका पता चलना शुरू हो जाएगा। तो हारिस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा उसमें सरप्राइज का एलिमेंट रखें, और जो पेस है अल्लाह ने उसको एक कह ले कि बहुत जेन्युइन फास्ट बॉलर है, अच्छा एक्शन है, अच्छी खासी पेस जनरेट करता है, उसका इस्तेमाल उन्होंने कम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि उसका ऊपर उन्हें ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, और इसी वजह से फिर उनका जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उस स्लोअर वन को लेके वो भी बरकरार रहेगा। हफीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए हमारे लाहौर के ग्राउंड में इनके अगेंस्ट। देखिए अभी तक तो कोई ऐसा ग्राउंड पीएसएल में कोई ऐसा पिच नज़र नहीं आया जहाँ पे कोई स्पिनर्स को एक्स्ट्रा मदद मिली हो। हाँ, थोड़ी सी जो ज़्यादा मिली है वो दिन में एक मैच हुआ है कराची में जिसमें शमसी ने आउट किया, शमसी ने जिसमें आउट किया। तो वो दिन में हालात और हैं, रात में ड्यू आती है तो स्पिनर जो हैं वो मोस्टली उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। गीले बॉल से ना उतना स्पिन मिलता है ना उतनी ग्रिप मिलती है। तो ये दोनों मैचेस में लाहौर के हमने तो देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का ही फैसला किया है। दैट मींस ये बॉलर जो है कैन अफोर्ड टू डू सो, उसके पास टूर्नामेंट की बॉलिंग भी सबसे बड़ी है, और जो उसके बॉलर है वो दुनिया में भी टॉप बॉलर हैं। अगर आप राशिद खान को देखें, अगर आप शाहीन को देखें, तो दुनिया के 2 बेस्ट फास्ट और स्पिन बॉलर्स में से ये 2 हैं। हालांकि पहले मैच में राशिद को मसला हुआ, 49 रन्स लगे। हारिस रऊफ वाइट बॉल में एक मुश्किल बॉलर है। और इसी तरह अगर आप जमान खान को देखें, लोकल जितने भी फास्ट बॉलर्स खेले, आई थिंक ही इज द बेस्ट बॉलर। एहसान उल्लाह तो अभी नजर आए ना, लेकिन 2 साल से जिस किस्म की डेथ बॉलिंग जमान खान करते हैं, उन्होंने मैचेस जितवाए, 8 से 9 स्कोर को डिफेंड किया 2-3 दफा आखिरी ओवर में, और उनके सामने भी अच्छे खासे प्लेयर थे, आसिफ अली और दूसरे जो कि एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स थे, लेकिन उन्होंने 8-9 रन नहीं होने दिए। जमान खान की बॉलिंग में आपको लास्ट सीजन में और इस सीजन में कोई फर्क नजर आया, कुछ इंप्रूवमेंट?
आउटस्टैंडिंग अभी तक है, लेकिन मजीद बेहतरी की तो कहीं ना कहीं जगह रहती है। ऑलवेज, हमेशा हमेशा बेहतरी के लिए जो है ना वो रूम रहता है। और आई थिंक मेच्योरिटी लेवल्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हैं, अब चेहरे पे रिलैक्स्ड ज़्यादा है, पैनिक नहीं होते, उस टेंस सिचुएशन के अंदर भी इज़ रिलैक्स्ड। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जो एक्सपीरियंस ऐड करता है किसी भी प्लेयर के अंदर, कि ज़रा उसका दिल जो है ना वो नॉर्मल पेस पे धड़कना शुरू हो जाता है अंडर प्रेशर भी, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आप होते हैं तो यू नो व्हाट्स कमिंग और आपको तरीके पता होते हैं उससे निकलने के। ऑल्दो कि हर दफ़ा आप नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी यू डोंट पैनिक। आप रियलाइज़ करते हैं कि कई दफ़ा फिर मैं गालिब आऊँगा तो कई दफ़ा दूसरा भी आ सकता है। सिकंदर रजा एक की बॉलर साबित हो रहे हैं, छुपा कर गेंद करते हैं, चाहे गेंद गीला हो चाहे खुश्क हो, वहीं पर बॉल करना होता गीला ही है, चाहे छुपाए चाहे ना छुपाए। लेकिन वो बड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेटर है सिकंदर, और वो ऑब्वियसली वो फिंगर भी करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, बीच में डिफरेंट, फिर एक वो वन फिंगर वाली तेज बॉल भी करता है, तो 2-3 किस्म की वैरायटियां हैं। सो ये बेसिकली कीप्स द बैटर गेसिंग। हालांकि गीला गेंद है, जो मर्जी कर ले उसने आना सीधा ही है, लेकिन जो है ना वो एक होता है बैट्समैन को, बीच में नए भी होते हैं, वो प्रेशर में होते हैं रन्स के भी, तो इतना सोचते नहीं है। तो गीला बॉल है ना, जैसे मर्जी फेंक ले उसने आना तो सीधा ही है। तो बहरहाल आज के मैच में क्या कहते हैं, लाहौर अगर टॉस जीता तो अगेन बैटिंग ही प्रेफर करेंगे? मेरा ख्याल है कि उनका स्ट्रॉन्गर पॉइंट जो है ना वो उनकी बॉलिंग है, तो वो बॉलिंग में कह लीजिए कि वो डिफेंसिव विनिंग कि जी हम जो भी होगा हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन वो जीतते जा रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी साइड पे भी देखना है कि किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर टॉस हार गए और चेस करना पड़ गया तो उसकी प्रेपरेशन भी हो सकती है। और वो इतने मैच जीत के हैं कि एक आध मैच के बाद आई थिंक दे कैन अफोर्ड टू विन द टॉस एंड देन बॉल फर्स्ट, ताकि वो बैटिंग पे भी प्रेशर लेकर आए। कोयटा की इस सिचुएशन में कोई आपको उम्मीदें नजर आ रही हैं कि वो कम बैक कर सकता है? देखिए क्रिकेट है, एनीथिंग इज पॉसिबल, प्लेयर तो हैं उनके पास, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो जो गलतियां कर रहे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग द गेम जब आपके सामने एक सेट बैट्समैन रन्स कर रहा है तो आपके पास पेस है, आप उसे मारे तेज यॉर्कर और मारे पूरा बाउंसर। ये आधा बाउंसर मारते हैं जो ये चेस्ट हाइट के ऊपर, और वो भी स्लोअर वन में होता है, तो वो तो फिर आप बैट्समैन के हाथ चढ़ने तो खुदकुशी के मूड में है ना, तो वो तो नहीं छोड़ेगा आपको। विनिंग परसेंटेज किसकी ज्यादा लग रही है आज के मैच में? वैसे तो प्रेडिक्ट नहीं करते आप, चलें आगे तो मोमेंटम जो है ना वो तो लाहौर के पास है, लेकिन ये शिफ्ट होते देर नहीं लगती। सो ऑल द बेस्ट टू क्वेटा। जितना क्वेटा कराची भी मैच जीते हैं अच्छी बात है, पीएसएल के लिए अच्छा है, लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। ये तो शुरू से ही जो टीमें खुदा ना खास्ता कोई भी 2 टीमें जब बाहर होती हैं तो वो एक कह लीजिए एक पोर्शन ऑफ द फैंस जो है वो डिसएंगेज हो जाता है जब उनकी टीम बाहर होती है। सो फॉर दैट सेक क्वेटा को भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है, लेकिन अगेन फिर लाहौर के अंदर तो फिर सारी टीम है। नहीं, क्वेटा को आज अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि डू और डाई मैच है उनके लिए। अगर ये मैच हारते हैं तो क्वेटा मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कम बैक करने के चांसेस उनके पास कोई बच सकेंगे। 7 बजे ये मैच है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। लेट्स सी कौन ये मैच जीतता है। आज के शो से फिलहाल